This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से अगर हम देखें तो आज से नहीं बल्कि अज़ल से यही एक मुतालबा रहा है कि जी मॉनेटरी पॉलिसी लूज़ होनी चाहिए। अगर मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें या फिर चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें, उसमें हम बढ़ावा नहीं देखेंगे, बेहतरी नहीं देखेंगे। और ये डिमांड काफ़ी ऐसे से चलती रही। एक वक्त था कि 15% तक डिस्काउंट रेट कर दिया गया था और वो जो कहा गया था बेसिकली वो IMF की तरफ से एक डिमांड थी। 2008 में हम जानते हैं कि 200 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे के बाद फिर पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री में एक तशवीश पाई जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब इन्फ्लेशन प्रेशर्स जो एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक वक्त था कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो गए थे, वो जब सबड्यू होना शुरू हुए और काफ़ी ज़्यादा हमने कमी देखी इन्फ्लेशन में। पिछले माली साल में भी इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में रही। इस माली साल की बात करें तो अभी तक की जो फिगर्स हैं इस माली साल में वो तकरीबन 4% के करीब ही, उससे नीचे ही हैं। और ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर हमारी इन्फ्लेशन की फ़िगर, CPI की फ़िगर हो सकता है कि कोई 4-4.5% तक रहे। जो हमारा टारगेट है उससे काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। अगर ये है तो इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए तो क्या ये ख्याल किया जा सकता है कि इस वक्त जो मॉनेटरी पॉलिसी डिस्काउंट रेट तकरीबन 6% के करीब ये समझा जा रहा है कि ये कम होना चाहिए, क्या आने वाले दिनों में डिस्काउंट रेट में हम कमी देखेंगे? या फिर एक तरफ ये ख्याल जो ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर डिस्काउंट रेट में मज़ीद कमी की गई तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन प्रेशर्स दोबारा माउंट हों और फिर एक्सचेंज रेट में हो सकता है कि प्रेशर आ जाए। इसलिए कि बाय एंड लार्ज तो ऐसे ही समझा जाता है कि अगर डिस्काउंट रेट में आप कमी करेंगे तो आपकी एक्सचेंज रेट पे प्रेशर माउंट होगा। अगर 105 रुपये का डॉलर मिल रहा है तो क्या अगर मॉनेटरी पॉलिसी में हम मज़ीद एक टाइटनिंग नहीं लूजनिंग देखते, एक इजाफा नहीं कमी देखते और 6% की बजाय 5.5% पे होती तो क्या एक्सचेंज रेट पे हम प्रेशर देखते? और ओवरऑल अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, हमारा अपनी बरामदात की बात करें तो क्या उसमें बेहतरी हम नहीं देख पाते? जब हम बरामदात की बात करते हैं तो इस माली साल में अभी तक मैं अगर देखूं तो जब इसको मैं कंपेयर करता हूं पिछले माली साल में तो तकरीबन 2 अरब डॉलर की कमी हुई है बरामदात में। और बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर जो टारगेट हमने रखा था वो तो अचीव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हो सकता है कि पिछले माली साल में जो हमारी बरामदात थी तकरीबन 24.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स थी, वो भी एक ख्वाब ही हो सकता है इस माली साल में। ख्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोई 22 से 23 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा की हमारी बरामदात नहीं होंगी। स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लॉन्च के बाद दुनिया भर में इसको एक पॉजिटिव मूव के तौर पे देखा जा रहा है। हम बेहतरी भी देख रहे हैं। 34,000 के लेवल को मार्केट ने क्रॉस किया। थोड़ी बहुत हम कमी देखते रहे हैं। पिछले अगर हम 10-15 दिन की बात करें, 10-15 सेशन की बात करें तो हम मुसलसल एक बेहतरी देख रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी अगर लूज़ रहेगी तो क्या वाकई ये एक जो ख्याल भी ज़ाहिर किया जाता है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी लूज़ रहती है, अगर 6% पे रहती है, इससे मज़ीद हम कम देख रहे हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी समवॉट टाइटर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। वहाँ तकरीबन 6.7% का डिस्काउंट रेट है। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि डिस्काउंट रेट को मज़ीद बढ़ाने की बात की जा रही है। एक तरफ तो इकनॉमिक जो सिनारियो वो काफ़ी सबड्यूड है, दूसरी तरफ हम इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल कैसी रहेगी आने वाले दिनों में और इसका इम्पैक्ट अगर मॉनेटरी पॉलिसी में मज़ीद हम कमी देखते हैं डिस्काउंट रेट में कोई 6 से अगर 5.5% आने वाले 2 महीनों की बात कर रहा हूँ उसमें होता है और इन्फ्लेशन सबड्यू रहती है, तो एक तो स्टॉक एक्सचेंज पे क्या इम्पैक्ट रहेगा और दूसरा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में बढ़ावा किस तरह जो है वो जो तजियाकार हैं उसको देख रहे हैं। ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। इसी वाले से आज में स्टूडियो में ज्वाइन किया है गनी उस्मान साहब ने, चेयरमैन है गनी उस्मान सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के। गनी साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। ये वेलकम। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है अमन बशर साहब, मारूफ सहाफ़ी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। अमन साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आगाज़ करेंगे गनी साहब आपसे। बहुत अरसे के बाद आपका इंटरव्यू करने का इत्तफाक़ हुआ है, सालों के बाद। सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो नहीं, बिजनेस प्लस में माशाल्लाह हमने काफ़ी इंटरव्यू दिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई अंडरस्टैंड इट। लेकिन आपका एक मुझे जुमला बिल्कुल ठीक याद है
जब हम 2008-9 में ये बात कर रहे थे, लिवरेज की बात हो रही है, तो आप ये कह रहे थे कि यार लिवरेज जो है वो मार्केट के लिए बेहतर नहीं है। बिल्कुल सही, करेक्ट है। मार्केट में तकरीबन लिवरेज ना होने के बराबर है। डिस्काउंट रेट की आप बात करते थे और आपने एक जुमला कहा था, मुझे बिल्कुल क्लियरली याद है लाइव इंटरव्यू में, कि यार बैंक्स की बदमाशी देखें आप। अब बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है डिस्काउंट रेट की, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? बैंक्स ने बदमाशी ख़त्म कर दी है और लिवरेज नहीं है, तो उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट? नहीं, बैंक्स ने बदमाशी खलील ख़त्म तो नहीं कर दी, मजबूरन ख़त्म हो गई है। अच्छा। क्योंकि इसकी एक वजह क्या है कि आपने जैसे कहा कि डिस्काउंट रेट 6 है, 6 प्लस अगर जो 2 या 2.5 या 1.5 पे वो ट्रेडिंग करते हैं, मगर अब इनका जो बैंकिंग का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है ना, वो 2 से 2.5% है, तो इनकी ऑटोमेटिकली लिवरेज कम हो गई है। अब आपका फर्स्ट क्वार्टर का बैंकों का रिजल्ट आएगा विद इन 2-3 डे या 4 डे या 10 डे, तो मेरे ख्याल में अगले साल से थोड़ी प्रॉफिट है इनकी कम आएगी ड्यू टू डिस्काउंट रेट जो नीचे हुए इसकी वजह। प्रॉफिट तो अगर हम देखें बैंक्स का पिछले कैलेंडर ईयर में, बैंकिंग ईयर में 199 बिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट है। मगर आपने ये देखा होगा 2014 का प्रोग्रेस नहीं किया, वही स्टेज पे खड़े हुए हैं। जो पहले सालों में वो 8-10% का इनका हमेशा प्रोग्रेस होता था, और इस साल भी मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि फर्स्ट क्वार्टर में आप देखेंगे तो थोड़ा डाउनफॉल ही आएगा। अमान साहब, आप कैसे तज्जिया करेंगे एज एन इकोनॉमिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट, कि डिस्काउंट रेट में ये जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें कमी होनी चाहिए थी, या ये बिल्कुल ठीक है इसलिए कि एक्सचेंज रेट पे प्रेशर्स आ जाते हैं? थैंक यू खलील साहब। एक्चुअली पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, ये मार्केट मैनेजमेंट से ज़्यादा पॉलिटिकल इकॉनमी है पाकिस्तान की इकॉनमी, और वेस्टर्न जो डोनर एजेंसीज़ हैं उनका पुल, उनका प्रेशर हमारी इकॉनमी पे हमेशा से रहा है। आप ये देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, उसकी वजह से जो टॉप की इकोनॉमीज़ है उसमें आप देखिए जापान है। जापान में जो इंटरेस्ट रेट है इस वक्त नेगेटिव है। नेगेटिव यानी अगर नेगेटिव का मतलब ये होता है कि एज ए डिपॉजिटर अगर आप बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो उल्टा आपको पे करना पड़ेगा, बजाय इसके कि बैंक आपको दे, कम हो जाएंगे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें सॉफ्टनिंग इंस्टांस ऑल अराउंड द वर्ल्ड इस वक्त है। ये ग्रोथ बेस्ड पॉलिसी कहलाती है कि इसमें है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस पॉलिसी रेट जो कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में 42 ईयर्स लो है, ये कहते हैं। तो IMF तो हमेशा से इन पे प्रेशर डाल रहा है कि इसको ज़रा सा टाइट करो, लेकिन जो हमारे जो इंडिकेटर्स हैं उसमें सिवाय एक्सपोर्ट के, जैसे आपने कहा कि डिक्लाइन हुआ है, बाकी दूसरे पॉजिटिव हैं। मतलब कॉरपोरेट सेक्टर के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, गनी साहब बैठे हुए। बस ये कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आया है, तकरीबन 4% की। हाँ, यस। दूसरा जो रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है वो इकॉनमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट वो इंडिकेटर होता है, और लो इंटरेस्ट रेट की वजह से स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट भी आई है, जिसकी वजह से बड़ी काम हो रहा है, बहुत वैल्यू बढ़ गई है। हाँ, तो देखिए पाकिस्तान के इंटरेस्ट में यही है कि लो इंटरेस्ट रखा जाए, लेकिन देखिए लो इंटरेस्ट की हमारे पास एक हिस्ट्री है। ये जो शौकत अजीज़ के ज़माने में 2005 में 2004 में इंटरेस्ट रेट काफ़ी था, तो कंज्यूमर फाइनेंस और कंज्यूमर एक्टिविटी मार्केट की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उसमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था एट दैट टाइम। अभी तक इस दौर में हालांकि हमारा 42 ईयर्स लो इंटरेस्ट रेट है, लेकिन इन्वेस्टर का और प्राइवेट सेक्टर का जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इक्विटी। अच्छा, ये चीज़ जो आपने बात करी जी, ये एक बड़ी अहम बात है जी, कि जब उस सिनारियो को हम देखें, इंटरेस्ट लो और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एट द हाइट, एग्जैक्टली इस वक्त
इंटरेस्ट लो है लेकिन कॉन्फिडेंस लो है। क्या इसको हम रिलेट कर सकते हैं बैनुल अक़वामी सिनारियो से? इसलिए कि उससे तक अगर हम देखें तो दुनिया भर में बेहतरी हम देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो रही थी, इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही थी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफ़ी बेहतरी आ रही थी। इस वक्त दुनिया भर में हम एक सबड्यूड एनवायरनमेंट देख रहे हैं। लेकिन देखिए पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है ये दूसरों से डिफ़र करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, उन्होंने फोकस किया हुआ है हुकूमत को चलाने के लिए, उन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए फोकस किया हुआ है टैक्सेशन पे, बाय हुक एंड क्रुक। देखिए ये जो कॉन्फिडेंस लेवल को शैटर करता है। सबसे पहले मेरा ख्याल ये है कि हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारे पास जो टैक्सेशन एजेंसीज़ हैं वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हमें एक तो टैक्स नंबर्स को कम करना चाहिए। हमें इसमें कोई शक नहीं कि रेवेन्यू के बगैर कोई हुकूमत नहीं चलती है, लेकिन रेवेन्यू का रिटर्न टैक्स पेयर को मिलना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिबिलिटी आती है उससे, क्रेडिबिलिटी आती है। द ओनली सोर्स ऑफ क्रिएटिंग क्रेडिबिलिटी इज़ द रिटर्न ऑफ द टैक्स। देखिए जितनी डेवलप्ड इकॉनमी है वहाँ पर आप देखिएगा कि जो टैक्स पेयर है उसको हेल्थ का कोई फ़िक्र नहीं है, कोई इशू नहीं है, उसको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, उसको एजुकेशन का कोई इशू नहीं है, उसको ट्रांसपोर्ट का कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली देखिए जो पावर सप्लाई है उसके लिए हमें जनरेटर लेना पड़ता है, सिक्योरिटी के लिए हमें गार्ड ख़रीदना पड़ता है, एजुकेशन पे बच्चों की हाईएस्ट फीस देना पड़ती है। अगर कोई मर जाए, बीमार हो जाए तो वो उसको पे नहीं कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको टैक्स का रिटर्न देना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो टैक्स का जो कंजम्पशन है, टैक्स कंजम्पशन जो है मोस्टली यूज्ड फॉर यू नो के जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स वगैरह पे वो भी मान लेते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो तकलीफ दे है वो ये है कि जो हमारा जो वो है वो प्रिंस लाइक स्टाइल जो है रूलर्स का एंड जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ का। मुझे याद है कि असगर खान साहब जब एयर मार्शल थे और मेरी एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई तो उनके दफ्तर में सिर्फ एक कुर्सी थी लोहे वाली और एक लोहे की मेज़ थी, एंड ही वाज द एयर चीफ। लीड बाय द एग्जांपल। तो देखिए लेकिन उनका रोब और दबदबा ऑनेस्टी की वजह से। सही कह रहे हैं। और जो हमारी कौम के जो वसाइल हैं अगर वो हम लग्जरी में प्रोटोकॉल में खर्च कर देंगे, एक मेरी नज़र में तो मामूली अफसर ही है लेकिन उस पर एक पूरी फौज उसकी प्रोटोकॉल में चलती है। गाड़ियों की उस पर गाड़ियाँ इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, उसके ऊपर जो आपका फ्यूल कंजम्पशन आ रहा है, उसमें सारा मैनेजमेंट आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये? अब कोई मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें बताया कि जो ईरान का जो प्रेसिडेंट है उसका जो टोटल वर्क्स हैं और टोटल उसकी जो पैकेज है वो हमारे MPA से कम है। तो जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए इन्वेस्टर, बैंकों के पैसे आपके पास अवेलेबल हैं, बैंक्स आर रेडी टू फाइनेंस, लेकिन ये कि उसके लिए आपका जो इन्वेस्टर है उसके पास कॉन्फिडेंस हो कि वो भी अपना इक्विटी डाले उसमें। तो वो इक्विटी आ रही है, जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वहाँ से आ रही है, लेकिन एक अक्रॉस दी बोर्ड वो कॉन्फिडेंस अभी खलील साहब आया नहीं है और उसके लिए इनको इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस विन करना पड़ेगा। देखिए टैक्सेस में हमारे यहाँ जितने टैक्सेस आते हैं उसमें एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है। इस इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये है कि पाकिस्तान का हर शहरी, अगर वो क्लर्क है, चपड़ासी है या फ़कीर है, वो भी पे कर रहा है, क्योंकि हर चीज़, और वो जो टैक्स वो दे रहा है वो एक करोड़पति भी वही दे रहा है, क्योंकि चाहे वो भी ख़रीद रहा है चाहे वो भी ख़रीद रहा है, माचिस वो भी ख़रीद रहा है, माचिस वो भी ख़रीद रहा है, और टैक्सेशन लेवल बराबर है। तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि एक तो टैक्स बेस बढ़ाया जाए, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए जाएँ और जुडिशियस बढ़ाए जाएँ। ये नहीं कि जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं को निचोड़ा जाए। दैट्स राइट, इट्स अ पॉइंट। अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स की, तो स्टॉक एक्सचेंज से तो हमेशा यही एक डिमांड रही है, मुतालबा रहा है कि जी इसको सॉफ्टन करें।
इस वक्त का जो सिनारियो है उसको देखते हुए आप समझते हैं कि जो 35,000 लेवल को क्रॉस किया है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लॉन्च के बाद फिर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर की हम बात कर रहे हैं, बायर की बात कर रहे हैं, फिर जो TRC मेंबर्स हैं उनको जो एक किस्म के बेनिफिट्स वगैरह हम देख रहे हैं, बेहतर सिनारियो देख रहे हैं, इसको देखते हुए आप समझते हैं कि जो लास्ट डिसीजन आया है सैटरडे को कि जी डिस्काउंट रेट 6% पे ही रहेगा, गुड डिसीजन? मेरे ख्याल में खलील देखिए ना, डिस्काउंट रेट 6% रिजनेबल है। अगर जो उससे नीचे जाता है तो हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे अभी आपने कहा कि डॉलर बाइंग की रेशियो बढ़ जाता है, लोग रियल इस्टेट में जाते हैं, बैंक्स में डिपॉजिट नहीं रखते, फिर तो मेरे ख्याल में इस सिचुएशन पे डिस्काउंट रेट 6% पे रिजनेबल है। मगर एक दूसरी खराबी क्या हो रही है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी हो नहीं रहा। भले आप कह रहे हैं कि 4% ग्रो है, मगर आप देखें कि कोई ना, मैं कहता हूं कि ना कोई सीमेंट इंडस्ट्री इस मुल्क में फिजिबल है, ना शुगर फिजिबल है, ना फर्टिलाइजर फिजिबल है। इस कॉस्ट ऑफ डूइंग और एसेट्स वैल्यू और पैसे बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है उसमें लगती है। तो भी डिस्काउंट रेट अगर जो 6% है तो भी आप देखें कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया हो कि बस ये पावर के पीछे गवर्नमेंट लगी हुई है और दुआ करें। मगर एक हमारे यहाँ बहुत ही, हमारे मुल्क को एक बहुत ही एक करम हुआ रब का कि पेट्रोलियम प्राइस डिस्काउंट हो गई है। जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट, अब आप देखेंगे एक्सपोर्ट आपने कहा कि 24 से हमारा 22 हो गया। तो इसमें देखिए ना, हमारे TDAP है जो उसने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि इस एक्सपोर्ट को डेवलपमेंट करने के लिए वो इंटरनेशनली मार्केटिंग करे। मगर यहाँ तो हमारे लोग कह देते कि दुनिया में एक्सपोर्ट कम हो गया है, इस वजह से हमारा भी एक्सपोर्ट कम हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ना, डिस्काउंट अब आप देखिए, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस लोन आपकी 4.5% की है, डिस्काउंट रेट नो डाउट 6% का, मगर एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 4.5% है, फिर भी हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रहा। 17% पे जो आपने जैसे कहा कि आज से 4 साल या 5 साल आगे 16%, 17% रेट थे उस वक्त, 15% थे और बैंक 17% से पैसे कम आप पे नहीं, केबर प्लस पे आपको नहीं दे रहे थे, फिर भी हमारा एक्सपोर्ट था। अब इतना डिस्काउंट रेट हो गया, इसने रीफाइनेंस लोन की फैसिलिटी है, फिर भी हम एक्सपोर्ट में पीछे हैं। इसकी वजह है कि इसकी मेन वजह है कि कंपेयर कर लें, सिर्फ डेटा को देख लें कि नवंबर 2014 में हमारा डिस्काउंट रेट था 9.5%, 50% 50 पॉइंट्स की कमी थी, 9.5% था डिस्काउंट रेट नवंबर 2014 में। 3.5% बैठे हैं अप्रैल 2016 में और तकरीबन 3.5 बेसिस पॉइंट्स की कमी हम देख रहे हैं, लेकिन कोई एज सच उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। देखिए ना, ये डिस्काउंट रेट जैसे आपने अपना उसमें भी कहा कि अब डिस्काउंट रेट में कमी नहीं होनी चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि इक्विटी मार्केट को आप देख रहे हैं कि 6% डिस्काउंट रेट है। अब हम अगेंस्ट शेयर्स बोरो करने जाते हैं तो बैंकर केबर प्लस हाईएस्ट लेके 2.5% लेके 1.75% पे भी लोनिंग देते हैं, डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो मेरे ख्याल में इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में आप अच्छी 10 या 15 स्क्रिप्ट की रिसर्च करें तो उनकी ईल्ड आपकी एवरेज है ना, आफ्टर रिजर्व में डालने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन 8-9% का है और आपको लोनिंग 8% 7% में मिल रही है, तो और कैपिटल गेन के भी चांसेस है। अगर जो डिस्काउंट रेट नहीं बढ़ता तो मेरे ख्याल में या डिस्काउंट रेट इसी स्टेज पे खड़ा रहता है तो स्टॉक एक्सचेंज मेरे ख्याल में 36,000 भी क्रॉस कर सकता है। अच्छा चलें, इस वक्त जो डिसीजन आया है उसको तो आप सेकंड कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि जो 2 महीने के बाद डिसीजन आने वाला है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, क्या एक्सपेक्टेशन क्या है और डिमांड क्या है? मेरे ख्याल में मेरा तो ओपिनियन है कि ये इसी डिस्काउंट रेट पे अब अनचेंज ही रहेगा, क्योंकि जैसे और नीचे जाने से हमारे जब जो भी बिजनेस है ना, जैसे रियल एस्टेट है, अब लोग कहते हैं कि मैं बैंक में डिपॉजिट क्यों करूं, मुझे अगर जो मैं 5-4% पे डिपॉजिट करता हूँ, 10% टैक्स देता हूँ, तो मुझे 3-3.5% साल में पैसे बचते हैं, तो मैं रियल इस्टेट बाई करते हैं। अब रियल इस्टेट बाई करते हैं तो अननेसेसरी रियल इस्टेट की वैल्यू बढ़ रही है। आपने देखा होगा आखिरी 1 साल में रियल इस्टेट की वैल्यू आप देखें तो सही, तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे निचले वाले पर्सन हैं, जो सैलरी पर्सनस हैं, जिनकी तनख्वाह 25 से 50 हज़ार है, मैं कहता हूँ कि वो किराए का मकान लेने जाता है तो उसे 20,000, छोटा से छोटा मकान 20,000 से 25,000 कम में या 15 से 20,000 में मिलता नहीं है। तो ये तो अमेरिकन कल्चर हो रहा है कि 50% ऑफ द सैलरी मेरी रेंटल में चली जाती है और 50% में क्या बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्या करूँगा। तो मेरे ख्याल में इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि और डिस्काउंट रेट कम नहीं होना चाहिए। कम होने से और परेशानियाँ लोगों की बढ़ेगी, निचले वाले लोगों की परेशानियाँ बढ़ेगी। राइट। अच्छा मौलाना साहब, अब अगर हम गनी साहब की बात करें
तो ये बिजनेसमैन है, काफ़ी अर्से से फॉर 3-4 डेकेड्स बिजनेस में हैं, कॉन्ग्लोमरेट एक किस्म का है इनका है कि मुख्तलिफ बिजनेस से चला रहे हैं। ये इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि जी यही रहना चाहिए, इसी कि अगर मज़ीद इसमें कमी होती है, इस बिजनेसमैन कह रहे हैं। लेकिन जो ख्याल जाहिर किया जाता है, हम भी जब एनालिसिस करते हैं, इकनॉमिक एनालिसिस करते हैं, तो हम तो यही कहते हैं ना कि अगर डिस्काउंट रेट में मज़ीद कमी होगी तो उससे हमारी मईशत में बेहतरी आएगी। रीज़न बीइंग कि ज़ाहिर है जब आपको पैसे सस्ते दामों में मिलेंगे तो आप पैसे लेके एंटरप्रेन्योर्स हों या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, कारोबार में लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा आएगा, आपकी बरामदात भी बढ़ेंगी और खुशहाली भी आएगी, फिर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और एक जो चीज़ जो अक्सर हम कहते हैं कि जी कंज्यूमरिज्म, उसमें इजाफा होगा, बैंक्स को भी प्रॉफिट होगा। बैंक से जो 70-75% के करीब जो पैसा हुकूमत के पेपर्स में खर्च कर रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो वहाँ नहीं बल्कि रियल इकॉनमी में खर्च करेंगे। इसका जवाब मैं आपसे लूँगा। कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेंस के हवाले से। मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्काउंट रेट में जो कमी इस वक्त हम देख रहे हैं, कोई तकरीबन अगर हम पिछले 1.5 साल को देखें तो कोई 350 बेसिस पॉइंट्स की जो हम देख रहे हैं। लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई उसको अगर हम देखें तो डिस्काउंट रेट को अनचेंज तो रखा गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा सिनारियो पॉजिटिव है फॉर गेटिंग मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या वाकई हमारी इकॉनमी पे आ रहा है? अगर 6% का डिस्काउंट रेट है तो इसका इम्पैक्ट क्या बरामदात की बढ़ावे में नज़र आ रहा है, सर्विसेज एक्सपोर्ट में नज़र आ रहा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम बेहतरी देख रहे हैं? क्या अमले साहब कोई इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है इसका? देखिए, जो आना चाहिए वो तो नहीं है, उसकी वजूहात हैं। जो बैंकिंग सेक्टर है स्टिल वो हुकूमत की बहुत हैवी बोरोइंग है, और उसका जो बैंक्स हैं उनके लिए बेहतरीन और सिक्योर्ड एंड सेफ लैंडिंग ये है कि हुकूमत के गवर्नमेंट को लगा दिया जाए, कोई रिस्क ही नहीं है। तो जो बैंक्स का जो एक्चुअल रोल है वो इकोनॉमी की में जो पार्टिसिपेट करना होता है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ उसका इंटरेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। वो प्राइवेट सेक्टर के साथ नहीं है, बिकॉज कि उनका वो एज ए बिजनेस उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि हमें सिक्योर्ड लैंडिंग करना चाहिए एज कम्पेयर टू वो, इसलिए ज़्यादा पैसा हुकूमत की तरफ जा रहा है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि बैंक्स को छोड़ दिया जाए। गवर्नमेंट पेपर्स का ये जो चक्कर है इसको ख़त्म किया जाए ताकि अवेलेबल हो, लो रेट पे अवेलेबल है। लो रेट का जैसे आपने फरमाया कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, उसकी एक और फैक्टर ये है कि अब हुआ ये, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि टैक्सेशन की एक लंबी लिस्ट है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इजाज़त दी गई है कि वो जीएसटी कलेक्ट करे, और मेरी नॉलेज में ये बात आई है कि हर इदारे में नोटिस आ रहे हैं और ह्यूज उसके, और वो रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट्स के साथ आ रहे हैं कि भाई 5 साल से आप अपना हिसाब बताइए या 10 साल से कि आपने क्या दिया है, और उस हिसाब से फिर उनका आ रहा है। तो इससे इन्वेस्टर डर जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाती है। अब देखिए, हमारा एक और फैक्टर है एसएमई सेक्टर, जो इकोनॉमी की बैकबोन कहलाता है, बिल्कुल निगलेक्ट किया हुआ है। उसको ऑलमोस्ट निगलेक्ट किया है, उसकी बैंक तक एक्सेस नहीं है। उसका रीज़न है क्यों नहीं है, उसकी वजह ये है कि वो डॉक्यूमेंटेड उसमें नहीं है। हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी इकोनॉमी का कि जो मोर देन 50% इकोनॉमी इस पैरेलल इकोनॉमी है, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और डॉक्यूमेंटेड क्यों नहीं है, वो खौफ की वजह से नहीं है कि एक दफ़ा अगर वो उसमें आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, तो फिर उनको फेस करना पड़ता है टैक्सेशन की एक बहुत बड़ी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत बड़े हर तरफ से उनके पास एक वो आना शुरू हो जाता है। लिहाजा वो कहते हैं कि यार इससे बेहतर है कि ट्रेडिंग में चले जाओ, या अपना रीलोकेट कर दो, कहीं बांग्लादेश में चले जाओ या दुबई चले जाओ। तो डूइंग बिजनेस जो है उसको इजी बनाना चाहिए। हमारा एक गरीब मुल्क है, छोटी इकॉनमी है, हमें वो एस्पेक्ट भी ज़रूर देखना चाहिए। अब ये जो गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी है कि चूँकि वो बारोइंग कर रही है। अब देखिए, जितने भी हमारे पास मॉडल हैं जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के हैं, बेटर इकोनॉमीज़ के हैं, वो IMF के चक्कर से निकल गए हैं।
इंडिया को देख लो, सिंगापुर को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, इन्होंने कोशिश की है कि उधार के चक्कर से निकल जाएं। वेल सेड है ना। तो हम कोशिश, और हम बड़े प्राउडली कहते हैं कि IMF ने अप्रूव कर दिया लास्ट ट्रांच, खुश होते हैं, खुश हो रहे हैं खुश हो रहे हैं। तो यू हैव टू पे बैक, यू हैव टू पे बैक। और पे बैक करने के लिए आपको, आपके पास सोर्स तो यही है कि आप टैक्सेशन के शुरू करें। तो जब तक आपकी इंडेटेड इकोनॉमी से नहीं निकलेंगे ये मसाइल हल नहीं होंगे। IMF की आपने बात की, जब PMLN की गवर्नमेंट बनी 2013 में, जी जी, तो आते ही हमने इमीडिएटली देखा कि सितंबर 2013 में जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 6.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का हमने एक मुआहदा किया IMF के साथ, आप समझते हैं कि ये एक गलती थी हमारी? देखिए उस वक्त तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जिस वक्त इन्होंने ये हुकूमत आई तो वाकई जो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वो थी, लेकिन अब मुसलसल लेते रहना। अब सिचुएशन ये है कि अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक आपको नेक्स्ट 2020 तक, 2020 तक हर साल $6 बिलियन डेट सर्विसिंग में देने हैं, और ये एक बड़ा अमाउंट है। तो उसमें हमारे यहाँ होता ये है कि हम उधार लेके फिर डेट सर्विसिंग करते रहते हैं, फिर नया उधार ले लेते हैं, बढ़ता चला जाता है। तो अब चूंकि हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी जो सफ़र की है बिकॉज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये जो वॉर ऑन टेरर है, इसको नेगोशिएट करके हमें जो वर्ल्ड फोर्सेस हैं उनसे बात करना चाहिए कि भाई जिस तरह और कई मुल्कों ने कहा अपने वो साफ़ करवाएं, क्लीन करवाएं। इजिप्ट की मिसाल आती है, वेव कर दें बस, जितना भी है। वेवर होना चाहिए, उसका होना चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को जो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सजेशन। आई थिंक बिल्कुल सही है। जितना हम दुनिया का साथ दे रहे हैं, देखें ना दुनिया में, इससे देखें बेल्जियम में, ब्रसेल्स में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पेरिस में क्या मसाइल है। सही बात है। जब हमने दुनिया का साथ दिया है और वो जंग जो उनकी थी फिर वो हमने गले में ले ली अपने, तो वाकई एक डिमांड तो रखनी चाहिए, IMF के सामने ही रखनी चाहिए। जैसे कि IMF की अगर हम बात करें तो क्रिस्टीन लगार्ड की अगर हम बात करें तो वो उनके अपने ममालिक में जो कुछ हो रहा है, ठीक है, जर्मनी में जो कुछ हो रहा है, फिर इसके अलावा अगर हम US की बात करें तो US भी तो काफ़ी ज़्यादा फंड्स इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक डिमांड तो रखनी चाहिए। अब $6 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स अगर हम हर साल, वैसे भी अगर देखें तो ऑन एवरेज हम तकरीबन, जैसे अमान साहब ने बताया ना कि हम 2020 में ये वापस कहाँ से देंगे, तो नया कर्जा ले लेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो ऑन एवरेज वैसे भी 4.5 से 5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स हम हर साल डेट सर्विसिंग में देते रहें। कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी गनी साहब, जो आप का पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द डिस्काउंट रेट? हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मेरा पर्सनल एज ए ओपिनियन, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट तो ओपिनियन मेरा वो होना चाहिए कि डिस्काउंट रेट और कम हो, मगर इससे क्या होगा कि अननेसेसरी नीचे वाले लोगों को बर्डन पड़ेगा, और डिस्काउंट रेट कम होने से अननेसेसरी रियल इस्टेट और ये और जो वैल्यू बढ़ेगी तो उससे उनको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पोजीशन में डिस्काउंट रेट रिजनेबल रेट पे है। अगर हम बात करें और हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जी 9 मिलियन हाउसिंग बैकलॉग की बात की जा रही है कि जी अगर 90 लाख घरों की कमी का सामना है पाकिस्तान में, तो अगर ये डिस्काउंट में कमी होती है तो क्या इसमें मज़ीद इजाफा होगा या रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ेगी? रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि अननेसेसरी जो पैसे हैं, जैसे हमारी इकोनॉमी डबल साइड चलती है, वो आप देखें डिफेंस में, आप देखेंगे वैल्यू देखें और इनके रजिस्ट्रेशन वैल्यू देखें और मार्केट वैल्यू देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है। अमन साहब, कि ड्यूल इकोनॉमी हमें क्या है कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल ये अगली मॉनेटरी पॉलिसी में 6 से 5.5 होता है या 6 से 6.5 होता है, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये जो डिस्काउंट पॉलिसी, हमारी जो पॉलिसी रेट है, उसको ये गनी साहब ने सही कहा कि स्टेबल रहना चाहिए या थोड़ा नीचे इसलिए आना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा काउंटर चेक करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये जो लो इंटरेस्ट रेट है, इसका बेनिफिट जो है स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर उठाते हैं। यस, और उसको काउंटर करने के लिए यहाँ हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि प्रॉपर्टी ख़रीदना तो दरकिनार, वो रेंटल भी नहीं दे सकता गरीब आदमी। तो जो गवर्नमेंट की जो लैंड है वो अफोर्डेबल प्राइस पे विदाउट पॉलिटिकल कंसिडरेशन अक्रॉस द बोर्ड जो नीडी लोग हैं उनको कम कीमत पे, अफोर्डेबल पे, इवन इंस्टॉलमेंट पे देना चाहिए। और फिर अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो घर भी बना सकते हैं।
तो उसके और जब कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी चलती है तो उसके साथ तकरीबन 42 इंडस्ट्रीज़ अलाइड से, उसमें भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारा बहुत बड़ा मसला खलील साहब इस वक्त जो हमें आ रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट का है, एक नई जनरेशन आ रही है उसको, और ये एक तूफान है। अगर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट नहीं आया, तो ये बहुत बड़ा तूफान बन सकता है। इसलिए हमें दो चीज़ें करना चाहिए, एक तो ट्रेनिंग करना चाहिए, और उनको देखिए हमारा इस वक्त सबसे बड़ा इनफ्लो जो है वो होम रिमिटेंसेस का है। आई थिंक quite valuable points। बल्कि मैं ऐड कर दूं कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट को चाहिए कि छोटे लोगों के लिए लॉन्ग टर्म हाउसिंग स्कीम बनानी चाहिए। अनीस साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।